दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहां हर तरफ ड्रग माफिया, गैंगस्टर और मौत का खेल चलता हो और आपका अपना पिता उस इलाके का सबसे खतरनाक डॉन हो, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन से हथियार चलाना सीखता है, लड़ना सीखता है, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसानियत से भरा हुआ है। और यकीन मानिए, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबे बालों वाले लड़के से जिसका नाम है पूचाई। एक दिन वो देखता है कि कुछ गैंगस्टर एक बेबस आदमी को पकड़कर मारने वाले हैं। अब कोई और होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा अलग है। वो आराम से एक सेब उठाता है और धड़ाम सीधे गैंगस्टर के सिर पर दे मारता है। अरे भाई, ये तो बिना टिकट मुसीबत को घर बुलाने वाली बात हो गई। गैंगस्टर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उनका बॉस खिड़की से बाहर झांककर चिल्लाता है, कौन है वो पागल जो मेरे इलाके में हीरो बन रहा है? लेकिन पूचाई डरने वालों में से नहीं था। वो दूसरा से आता है, निशाना लगाता है और फिर से फेंक देता है। इस बार सेब सीधे बॉस के सिर पर जाकर लगता है। अरे यार, अब तो पक्का बवाल होने वाला था। गैंगस्टर तुरंत नीचे भागते हैं, लेकिन पूचाई बिजली की तरह तेज निकलता है। वो नदी किनारे खड़ी नाव पर कूदता है और कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद वो अकेले ही कई गुंडों की धुलाई कर देता है। एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगते हैं और आखिरकार वो उस आदमी को छुड़ा लेता है जिसे गैंगस्टर मारने वाले थे। जब उसे पता चलता है कि वो आदमी कोरिया से आया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी असली कोरियन इंसान को देखा था। इसलिए वो उसे प्यार से अंकल कहकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, पूचाई कोई साधारण लड़का नहीं है। वो गोल्डन ट्रायंगल नाम की खतरनाक जगह में पला बढ़ा है। ये ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ अपराध, ड्रग्स और हिंसा फैली हुई है। यहाँ इंसान की जान की कीमत बहुत कम होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, पूचाई का पिता इस पूरे इलाके का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड है। मतलब भाई, घर में ही विलन बैठा हुआ। पूचाई अंकल को अपने घर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता को पता चलता है कि वो किसी अजनबी को घर लाया है, वो गुस्से से भड़क उठते हैं। बचपन से ही उसके पिता बहुत सख्त रहे हैं। उनके लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। वे सिर्फ ताकत और डर की भाषा समझते थे। फिर वो अंकल से पूछते हैं, तुम क्या कर सकते हो? बेचारे अंकल घबराकर कहते हैं, मैं खाना बना सकता हूँ। इसके बाद अंकल अपने हाथों से शानदार खाना बनाते हैं। पिता खाना खाते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम यहीं रह सकते हो। वाह अंकल, आपकी कुकिंग ने तो जान बचा ली। उसी दौरान पूचाई को एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। वो पूछता है, ये कौन है? अंकल मुस्कुराकर कहते हैं, ये मेरी बेटी है, नाना। तस्वीर देखते ही पूचाई कुछ देर तक उसे देखता रह जाता है। लगता है भाई को पहली नज़र वाला मामला हो गया। अरे अरे, कहानी में रोमांस की एंट्री भी हो गई। अगली सुबह पूचाई हमेशा की तरह शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पिता एक लड़की को पकड़कर खंबे से बांध देते हैं। उस लड़की का नाम है नैनी। पूचाई हैरान रह जाता है। वो पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उसके पिता बताते हैं कि नैनी का पति ड्रग्स लेकर भाग गया है, इसलिए अब उसकी सज़ा नैनी को मिलेगी। अरे यार, ये कैसा इंसाफ है। पूचाई इसका विरोध करता है, लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं होते। तब पूचाई अपने पिता से एक शर्त लगाता है। वो कहता है, अगर मैं नैनी के पीछे रखे सभी आड़ुओं को गोली मार दूं तो उसे छोड़ देना। पिता मान जाते हैं। अब सामने बंधी हुई नैनी खड़ी है और उसके ठीक पीछे रखे हैं कई आड़ू। एक छोटी सी गलती और नैनी की जान जा सकती थी। सच बताऊं, यहाँ तो मेरी भी धड़कन तेज हो गई। पूचाई धीरे धीरे बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है और धड़ाम, एक के बाद एक सभी आड़ू टूट जाते हैं। नैनी बच जाती है, लेकिन इसके बाद पूचाई गुस्से में बंदूक ज़मीन पर फेंक देता है, क्योंकि वो अपने पिता की क्रूर सोच को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। रात होते ही पूचाई अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी अचानक ठाई 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 गोलियों की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठती है। वो तुरंत जाग जाता है। सालों की ट्रेनिंग की वजह से वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो अंकल को ज़मीन पर गिरा देता है और लकड़ी की मोटी तख्ती से उन्हें ढक देता है। उसी समय बाहर से दर्जनों गोलियां घर पर बरसने लगती है। पूरा घर छलनी हो जाता है। अरे बाप रे, लगता है कल वाले सेब का बिल आज वसूला जा रहा है। दरअसल ये वही गैंगस्टर थे जिन्हें पूचाई ने कल बेइज्जत किया था। आज वे बदला लेने आए थे, लेकिन उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। पूचाई बाहर निकलता है और अकेले ही गैंगस्टरों से भिड़ जाता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला कहाँ से आ रहा है। एक एक करके गुंडे जमीन चाटने लगते हैं। दूर खड़ा गैंग लीडर ये सब देखकर पागल हो जाता है। वो मशीन गन उठाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। उधर नैनी को पता चलता है कि पूचाई खतरे में है। वो उसकी मदद के लिए बाहर दौड़ पड़ती है।
पुचाई उसे देखते ही चिल्लाता है, नैनी भागो यहाँ से। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठाएं एक गोली सीधा नैनी को लग जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ओ नैनी, अभी तो उसकी जान बची थी और अब ये क्या हो गया। पुचाई की आंखों के सामने उसकी सबसे करीबी दोस्त खून में लथपथ पड़ी थी और यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दर्द बदला और नई शुरुआत। नैनी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, गोली लगते ही नैनी ज़मीन पर गिर जाती है। पुचाई कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है, क्योंकि बचपन से उसके पास माँ नहीं थी और नैनी ही वो इंसान थी जिसे वो अपनी माँ जैसा मानता था। अरे यार, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा अपना समझो, अगर वही आंखों के सामने मर जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसी समय पुचाई का पिता भी वहां पहुंच जाता है। मदद आते देखकर गैंगस्टर तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन अब पुचाई के दिल में सिर्फ एक चीज़ बची थी, बदला। पुचाई में पागल होकर दुश्मनों के पीछे भागता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वो इतनी तेजी से भागते पुचाई खुद भी एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। अब हालत ये थी कि अगर उसने पैर हटाया तो अगले ही सेकंड उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। भाई, ये तो सचमुच मौत के ऊपर खड़ा था। वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। तभी उसका पिता वहां पहुंचता है। पहले वो अपराधियों को ख़त्म करता है, फिर धीरे धीरे पुचाई के पास आता है। पिता का सबसे बड़ा बलिदान। पुचाई का पिता उसे देखकर कहता है, जब तुमने कल उस अजनबी को बचाया था तभी समझ गया था कि तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। फिर वो कहता है, तुम हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनते हो। पहली बार पुचाई अपने पिता की आवाज़ में नरमी महसूस करता है। इसके बाद पिता एक चाकू निकालते हैं, बहुत सावधानी से लैंडमाइन को संभालते हैं और पुचाई को पीछे हटने के लिए कहते हैं। कुछ सेकंड बाद पुचाई सुरक्षित हो जाता है, लेकिन तभी धड़ाम, लैंडमाइन फट जाती है और उसका पिता अपने शरीर से उसे बचा लेता है। अरे नहीं, जिस पिता को वो हमेशा कठोर समझता था, वही आज अपनी जान देकर बेटे को बचा रहा था। सबसे बड़ा सच। पुचाई रोते हुए अपने पिता को उठाता है, उसे पीठ पर लाद कर घर ले आता है। वह उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता जानते थे कि उनका समय खत्म हो चुका है। तभी वे एक ऐसा राज बताते हैं जिसने पुचाई की दुनिया ही बदल दी। असली पिता कौन था? पिता बताते हैं कि वह वास्तव में उसके जैविक पिता नहीं है। 17 साल पहले एक खुफिया मिशन के दौरान 20 सैनिकों को धोखा दिया गया था। सरकार ने उन्हें छोड़ दिया था, सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उस मिशन में एक आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पिता की जान बचाई थी। वही इंसान पुचाई का असली पिता था। क्या मतलब, जिस आदमी को वह पिता कहता आया, वह उसका असली पिता ही नहीं था। अधूरा बदला। पिता बताते हैं कि उन्होंने इतने साल सिर्फ एक मकसद से जिए हैं, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। लेकिन अब वह बदला पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जिम्मेदारी अब पुचाई को निभानी होगी। वह आगे कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन दर्द की वजह से बेहोश हो जाते हैं। एक और चौंकाने वाला सच। अगले दिन जब पिता होश में आते हैं तो एक और राज खोलते हैं। वह बताते हैं कि पुचाई की असली माँ अभी भी जिंदा है। अरे यार, इतने सालों तक उसे लगा कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फ्लैशबैक। 17 साल पहले एक युवा महिला अपने छोटे से बच्चे को बिस्तर पर सुलाती है, फिर कपड़े सुखाने बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो बच्चा गायब होता है। बिस्तर पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है। महिला पागलों की तरह पूरे इलाके में बच्चे को ढूंढती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। उस माँ का दिल पूरी तरह टूट चुका था। बच्चे का अपहरण किसने किया? बच्चे को एक बेहद खतरनाक स्पेशल फोर्स सैनिक ने अगवा किया था। उसका नाम था जिनप्यो। वो उन 20 सैनिकों में से एक था जिन्हें मिशन के दौरान धोखा दिया गया था। उसके सभी साथी मारे गए थे, लेकिन वो किसी तरह बच गया। उसने कसम खाई कि वो अपने साथियों की मौत का बदला लेकर रहेगा। बदले का हथियार। जिनप्यो ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त के बेटे को ही हथियार बनाएगा, इसलिए वो बच्चे को गोल्डन ट्रायंगल ले गया। वहीं उसे बड़ा किया, मार्शल आर्ट्स सिखाए, हथियार चलाना सिखाया, दर्द सहना सिखाया और उसे एक परफेक्ट योद्धा बना दिया। वही बच्चा आज पुचाई था। नए मिशन शुरू। नैनी की मौत, अपने असली पिता का सच और बदले की जिम्मेदारी, इन सब ने पुचाई को पूरी तरह बदल दिया। अब वह पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहा था। उसने फैसला कर लिया, अब वह बदला लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 साल बाद समय बीतता है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल और फिर पूरे 10 साल। इन 10 सालों में पुचाई ने खुद को मशीन बना लिया। हर दिन 6 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे ट्रेनिंग, नई भाषाएं सीखना, हथियार चलाना, मार्शल आर्ट्स, खुफिया तकनीकें, सब कुछ। भाई, ये इंसान नहीं चलता फिरता हथियार बन चुका था। कोरिया की ओर मिशन शुरू होने से पहले उसके पिता उसे नया पासपोर्ट देते हैं और कहते हैं, आज से तुम पुचाई नहीं हो, आज से तुम्हारी पहचान है ली युन सुंग। फिर वे उसे 3 नियम बताते हैं। 1, अपनी पुरानी पहचान भूल जाओ। 2, किसी पर भरोसा मत करना।
3 किसी लड़की से प्यार मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई तो तुम्हारे आसपास के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ट्विस्ट लेने वाली है, क्योंकि भविष्य में एक लड़की उससे ऐसा प्यार करने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नाना की वापसी, और वह लड़की थी नाना। हाँ, वही नाना जिसकी तस्वीर पुचाई ने बचपन में देखी थी। पिछले 10 सालों से नाना अपने पिता के इलाज के लिए मेहनत कर रही थी। वह कई पार्ट टाइम जॉब करती थी, दिन रात काम करती थी। किस्मत का मिलन इसी दौरान जून अपने मिशन के लिए कोरिया पहुंचता है। वह एक बड़े मंत्री की जांच कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। वह थी नाना। अरे वाह! 10 साल बाद दोनों फिर से आमने सामने आ गए, लेकिन जून अपने मिशन की वजह से ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखाता। और यहीं से शुरू होती है नाना और जून की मज़ेदार नोकझोंक। कार में हुआ अजीब रोमांस। दोस्तों, अब जून और मिनी ही एक ही कार में बैठे हुए हैं, और पीछे बैठकर दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बेचारी नाना रियरव्यू मिरर में सब देख लेती है। अरे यार, लड़की गाड़ी चला रही है और ये दोनों रोमांस में बिजी हैं। कुछ सेकंड तक नाना खुद को रोकती है, लेकिन फिर उसका धैर्य जवाब दे देता है। वह अचानक ब्रेक मार देती है। दोनों आगे की तरफ झटका खा जाते हैं। नाना गुस्से में मुड़कर कहती है, थोड़ा सब्र कर लीजिए, होटल सिर्फ 2 मिनट दूर है। सच कहूँ तो यहाँ नाना ने वो कहा जो हम सब सोच रहे थे। नाना का गुस्सा, लेकिन माइन ही को नाना की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उल्टा नाना को ही सुनाने लगती है। अब नाना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गाड़ी रोकती है, बैग उठाती है और कहती है, बस अब मैं नहीं चलाऊंगी। 10,000 वॉन का हिसाब। तभी जून बाहर आता है और नाना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नाना भी कम नहीं थी। वह कहती है, आधा रास्ता आ चुके हैं तो मुझे कम से कम आधी फीस तो मिलनी चाहिए। वह नाना बिजनेस माइंड तो पूरा ऑन है। फिर वह सीधे जून का वॉलेट छीन लेती है, उसमें से 10,000 वॉन निकालती है और बड़े स्टाइल में वॉलेट वापस दे देती है। फिर वहाँ से चली जाती है। मोबाइल हुआ गायब। बस स्टॉप पर पहुंचकर अचानक उसे एहसास होता है कि उसका फ़ोन गायब है। वह सोचने लगती है, फिर उसे याद आता है फ़ोन शायद जून की कार में छूट गया है। जून का असली मिशन। उधर जून और मिनी ही एक रोमांटिक माहौल में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जून सच में मिनी ही से प्यार नहीं करता। वह सिर्फ उसके करीब इसलिए आया है ताकि उस समय के वित्त मंत्री के बारे में जानकारी जुटा सके। यानी पूरा रोमांस असल में एक मिशन था। गुप्त रिकॉर्डिंग मिनी ही जो भी बातें कर रही थी, जून उन्हें चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। एक एक शब्द उसके लिए सबूत था। और तभी फ़ोन बज उठता है। फ़ोन नाना का था। जून ने फ़ोन काट दिया। नाना जल्दी जल्दी बोलती है, मेरा फ़ोन आपकी कार में रह गया है। लेकिन जून उस समय मिशन में व्यस्त था। उसने बिना कुछ सुने सीधा फ़ोन काट दिया। अरे भाई, कम से कम सुन तो लेते। नाना का रिएक्शन। फ़ोन कटते ही नाना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे जून की कार तक पहुंचती है और धड़ाम एक ज़ोरदार किक मार देती है। कार का अलार्म बज उठता है और आखिरकार जून का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी उसे कार में पड़ा नाना का फ़ोन भी मिल जाता है। अस्पताल की परेशानी। उधर नाना अस्पताल पहुंचती है। उसके पिता की हालत लगातार खराब हो रही थी। डॉक्टर कहते कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन पैसों की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। नाना डॉक्टर से विनती करती है, कृपया ऑपरेशन कर दीजिए, मैं मेहनत करके सारे पैसे चुका दूंगी। बेचारी नाना, वो अपने पिता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। जून की एंट्री। उसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है और सामने खड़ा था जून। वो नाना का फ़ोन लौटाने आया था, लेकिन उसने सिर्फ फ़ोन ही नहीं लौटाया, उसने चुपचाप ऑपरेशन का पूरा खर्च भी जमा कर दिया था। क्या? भाई साहब ने तो पूरा बिल ही भर दिया। नाना का दिल पिघल गया। जून जैसे ही जाने लगता है, नाना उसके पीछे दौड़ती है। वो पूछती है, आपने मेरी मदद क्यों की? जून जवाब देता है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे बस लोगों की शिकायतें सुनना पसंद नहीं। वाह, ये वही लोग होते हैं जो मदद करके भी हीरो नहीं बनना चाहते। च्यूइंग गम वाला डायलॉग। नाना बार बार पैसे लौटाने की बात करती है, लेकिन जून मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए ये रकम च्यूइंग गम खरीदने जितनी छोटी है। ओहो, भाई का स्वैग तो देखो, इतना ही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी लग गई है। उसे ग्रीन हाउस सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी मिल गई थी। नाना की खुशी ये सुनते ही नाना खुशी से उछल पड़ती है। वह तुरंत तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां उसका इंतज़ार एक और सरप्राइज़ कर रहा था। फिर मिला जून। ऑफिस पहुंचते ही वह देखती है कि जून भी वही काम करता है, और सिर्फ काम ही नहीं करता, वह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर एक्सपर्ट माना जाता है। MIT से PhD। अरे बाप रे, कल तक जिसे वो प्लेबॉय समझ रही थी, वह तो जीनियस निकला। पैसे लौटाने की जिद काम खत्म होने के बाद नाना फिर जून के पास पहुंचती है। वह कहती है, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन जून को ये सब पसंद नहीं आता। जून की कड़वी बात। जून कहता है, इस बहाने मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अरे यार, ये क्या बोल दिया। बेचारी नाना का चेहरा ही उतर गया। नाना का बदलाव। नाना सच में गुस्सा हो चुकी थी। कुछ समय बाद ट्रेनिंग के दौरान उसे जून के साथ अभ्यास करने का मौका मिलता है, और फिर धड़ाम धड़ाम वह जून को जोरदार थ्रो मारती है। अरे वाह, गुस्सा निकालने का बढ़िया तरीका। जून का सीक्रेट। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी। जून आसानी से उसे हरा सकता था।
वह तो बचपन से खतरनाक ट्रेनिंग ले चुका था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर कमज़ोर बनने का नाटक कर रहा था। दिल में कुछ तो है। जून भले ही बाहर से ठंडा दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाना की तरफ आकर्षित होने लगा था। नाना की सादगी, उसकी मेहनत, उसकी मासूमियत धीरे धीरे जून के दिल में जगह बनाने लगी। अरे अरे, लगता है प्यार की गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी है। नया कॉन्ट्रैक्ट। अगले दिन जून एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। वह नाना से कहता है, अगर पैसे लौटाने ही हैं तो आज से तुम मेरी पर्सनल ड्राइवर बनोगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम्हें आना होगा। भाई ने कर्ज वसूलने का नया तरीका निकाल लिया। नाना बनी जून की ड्राइवर पैसे लौटाने के लिए। नाना मजबूरी में मान जाती है और अब दोनों एक साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। यहीं से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ने लगती है। राष्ट्रपति भवन में एंट्री। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति के घर जाते हैं। जून की डिग्री और प्रतिभा सुनकर सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, खास तौर पर राष्ट्रपति की बेटी दाहे। वह जून को देखते ही इम्प्रेस हो जाती है। अरे भाई दोस्तों, राष्ट्रपति के घर से लौटने के बाद जून अपनी कार में बैठता है और तुरंत उसे अभी भी अपना असली मिशन पूरा करना था और अब जून का बदले वाला मिशन धीरे धीरे शुरू होने वाला है। दोस्तों, राष्ट्रपति के घर से लौटने के बाद जून अपनी कार में बैठता है और तुरंत अपने गोद लिए पिता को वीडियो कॉल करता है। याद है ना, वही इंसान जिसने उसे बचपन से एक खतरनाक योद्धा बनाया था, वही इंसान जिसने उसे बदले के लिए तैयार किया था। कॉल पर पिता पूछते हैं, ग्रीन हाउस की जांच कहाँ तक पहुंची। तब जून उन्हें अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि उसका पहला निशाना है पैलेस ऑफिशियल, एक प्रभावशाली सांसद। जब वह परिवहन मंत्रालय में था तब उसने कई निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार किया था और बदले में करोड़ों की रिश्वत खाई थी। जनता के पैसों से अपनी जेब भरने वालों की लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर था। जैसे ही पिता ये सुनते हैं वे तुरंत कहते हैं, उसे खत्म कर दो। अरे भाई, इनके लिए हर समस्या का समाधान एक ही है, सीधा खत्म कर दो। लेकिन जून ऐसा नहीं चाहता था। जून कहता है, क्या हर बार किसी को मारना ही जरूरी है? मैं उन्हें उनके अपराधों की सजा कानून के जरिए दिलाना चाहता हूँ। उसके पिता को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जून अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उधर टीवी पर खबर चल रही थी कि अभियोजन विभाग उस भ्रष्ट नेता की जांच कर रहा है, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। यानी सबको पता था कि वो चोर है, लेकिन पकड़ने के लिए सबूत नहीं था। जून फैसला करता है कि अब उसे खुद सबूत ढूंढने होंगे। रात होते ही वह सीधे नेता की आलीशान हवेली पहुंच जाता है और फिर शुरू होता है असली सिटी हंटर वाला मिशन। दीवारों पर उड़ता हुआ हीरो जून किसी साधारण इंसान की तरह गेट से अंदर नहीं जाता। वह दीवार पर चढ़ता है, छत पर कूदता है और चुपचाप हवेली के अंदर घुस जाता है। भाई, ये आदमी इंसान कम और निंजा ज़्यादा लगता है। अंदर पहुंचकर वह बिजली के सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, फिर ऑफिस में घुसकर फाइलें और अकाउंट रिकॉर्ड खंगालने लगता है। कुछ ही देर में उसे कई गुप्त दस्तावेज मिल जाते हैं जो साबित करते थे कि नेता भ्रष्ट था। लेकिन तभी टिंग डोंग, घर की घंटी बज जाती है और नेता को किसी की मौजूदगी का शक हो जाता है। ओहो, अब तो पकड़े जाने का पूरा चांस था। लेकिन जून पहले से तैयार था। वह तुरंत एक बटन दबाता है और पूरा बंगला अंधेरे में डूब जाता है। लाइट जाते ही सब घबरा जाते हैं और इसी अफरा तफरी में जून वहाँ से निकल भागता है। घर लौटकर जून सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये सबूत अभी भी इतने मजबूत नहीं है कि नेता को जेल भेजा जा सके। यानी मिशन अभी अधूरा था। अब जून एक नई योजना बनाता है। वह नेता की प्रेमिका से मिलने का फैसला करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके पास कोई बड़ा राज हो, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अरे यार, इतनी मेहनत और हाथ कुछ नहीं लगा। अचानक रोमांस वाला ट्विस्ट। जून वहाँ से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी मुलाकात नाना से हो जाती है और उसी समय नेता की अमीर प्रेमिका भी आसपास मौजूद थी। स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है। जून ने क्या कर दिया? अगले ही पल जून अचानक नाना को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस कर देता है। अरे बाप रे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। बेचारी नाना तो पूरी तरह शॉक हो गई। अमीर गर्लफ्रेंड का गुस्सा, दूसरी तरफ अमीर महिला ये सब देख लेती है और उसे लगता है कि जून अब किसी दूसरी लड़की के साथ है। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जून का प्लान सफल हो जाता है। भाई ने एक किस से पूरा मामला निपटा दिया। नाना का जवाब, लेकिन नाना इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ सेकंड तक तो वह समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। फिर जैसे ही उसे होश आता है, वह सीधे जून का हाथ पकड़ लेती है और धड़ाम उसे जोरदार शोल्डर थ्रो मार देती है। वाह नाना, यह हुआ सही रिएक्शन। नया मिशन। उसी समय नाना के फ़ोन पर कॉल आती है। उसकी साथी घबराकर बताती है कि दाहे गायब हो गई है। क्या? राष्ट्रपति की बेटी गायब? अब तो पूरा सुरक्षा विभाग सिर पकड़कर बैठने वाला था। नाना की परेशानी। असल में नाना की ड्यूटी दाहे की सुरक्षा करना थी, लेकिन दाहे मौका देखकर चुपचाप निकल गई थी। अब अगर वो नहीं मिली तो सबसे पहले नाना की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और तभी नाना तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वो भागते हुए बाहर जाती है, लेकिन दरवाजे पर अचानक किसी से टकरा जाती है और वो इंसान कोई और नहीं, जून था। एक तरफ राष्ट्रपति की बेटी गायब है,
दूसरी तरफ जून का बदले वाला मिशन चल रहा है और तीसरी तरफ नाना और जून के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा है। दोस्तों, कहानी अब और भी मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाली है।